नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। लगातार जारी है क्लासेस। इंडियन हिस्ट्री की क्लास आप देख पा रहे हैं और आज मुगल एम्पायर देखेंगे। आज मुगल एम्पायर का सेकंड भाग है, सेकंड पार्ट है जिसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में हमने ये कहा था मुगल कालीन प्रमुख शासकों की चर्चा करेंगे धीरे धीरे। स्टार्टिंग में हमने बाबर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखी थी, थोड़ी सी बातें की थी, जिसमें से हमने उनके परिचय देख लिए थे। विजय अभियान के अंतर्गत पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ था, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक अब देखने को मिल रहा था इब्राहिम लोधी, उनके खिलाफ भी लड़े थे और वो जीत गए थे। और यहाँ से बाबर की एंट्री भारत में देखने को मिली थी पूरी तरह से। उसके बाद खानवा का युद्ध हमने 1527 में हमने देखे थे। ठीक है, राणा सांगा के विरुद्ध उन्होंने खानवा का युद्ध किया था। ठीक है, तो ये बातें हो चुकी थी, दो बातें यहाँ पर हम देख चुके थे। और बात करेंगे आज की क्लास में चंदेरी का युद्ध की हम चर्चा करेंगे और घाघरा के युद्ध थोड़ा थोड़ा हम बातें करेंगे। उनके बाद कुछ अन्य तथ्य जो बच गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये बाबर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, बाबर के बाद बाबर का जो पुत्र है हुमायूं की चर्चा हम करेंगे, जिनका समयकाल 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक रहा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं चंदेरी का युद्ध। थर्ड नंबर में हम देखने को मिलता है चंदेरी का युद्ध। चलिए, थर्ड या तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में मैं बताया था कि 1528 ईस्वी में ये लड़े थे। ठीक है, मुगल शासक की अगर बात करें, मुगल शासक कौन था भाई, जिसकी बातें कर रहे हैं, तो मुगल शासक कौन है भाई? बाबर। ठीक है, बाबर जो अभी दिल्ली पर बैठा है, दिल्ली का शासन व्यवस्था संभाले हुई है। तो वहीं पर हम बात करेंगे जो चंदेरी के जो शासक है, चंदेरी शासक। ठीक है, चंदेरी शासक, चंदेरी कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के आसपास, एमपी के आसपास। और चंदेरी शासक जिसका नाम है मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय। इन दोनों के बीच क्या हुआ था? युद्ध लड़े गए थे। इन दोनों के बीच क्या क्या थे? युद्ध हुए थे, युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, और यही जो अ, युद्ध है वो चंदेरी के युद्ध के नाम से फेमस है, क्योंकि ये चंदेरी पर हुआ था, मध्य प्रदेश पे हुआ था। और इनके जो शासक हैं बेंदी राय, इनके विरुद्ध लड़े गए थे। यहाँ पर फिर से बाबर क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं। इस युद्ध में को देखने को मिलता है कि बाबर विजय हो जाते हैं। क्या हो जाता है भाई? बाबर विजित हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। ठीक है, तो बस इतनी ही बातें हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश मालवा के जो क्षेत्र है वहां पर इनका जो है ये शासन व्यवस्था संभाले चुके थे मेहदी राय। चलिए, तो इतनी सी बातें चंदेरी के युद्ध में और ज्यादा कुछ खास नहीं है। चौथा यहीं पर देख लेते हैं। चौथा है घाघरा का युद्ध।
ठीक है। चौथा है घाघरा का युद्ध, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। तो घाघरा के युद्ध में अगर हम बात करें, मुगल शासक वही रहेंगे। मुगल शासक कौन है भाई? बाबर ही रहेंगे, जो दिल्ली पर शासन व्यवस्था संभाले। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरा नंबर पर, जो घाघरा का जो शासक है, ठीक है। घाघरा कहने का मतलब जो अ, घाघरा बंगाल बिहार के आसपास क्षेत्र है। बंगाल बिहार क्षेत्र, ठीक है। चलिए, इस बंगाल बिहार क्षेत्र में अगर आप देखने को मिलता है कि महमूद लोदी और महमूद लोदी के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। और यहाँ पर भी इस युद्ध में बाबर फिर से विजयी हो जाते हैं। बाबर विजयी हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ इतनी सी बातें याद रखनी है। इतनी सी बातें याद रखें। पानीपत, जैसे कि मैंने कहा, पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में किसको पराजित किया था? बाबर ने। बाबर ये चारों विजय याद रखिए, बाबर ये चारों अभियान जीत चुके, चारों युद्ध जीत चुके हैं, ठीक है। बाबर युद्ध में सभी युद्ध जीत चुके हैं। सभी युद्ध जीत लिए थे, ठीक है। तो चारों युद्ध इन्होंने जीत लिए थे। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में मैंने कहा था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी के हराए थे 1526 में, ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात याद रखना है, ठीक है। हाँ, इसमें ये भी बात रखनी है कि बाबर ने इस पानीपत के युद्ध के अंतर्गत जो उन्होंने उपाधि धारण की थी, वो कलंदर की उपाधि थी। ये भी बात याद रखनी है। दूसरी बातें, खानवा के युद्ध के बारे में बात करें तो 1527 में इन्होंने जो लड़े थे, और ये खानवा का युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध लड़े थे, और राणा सांगा को पराजित किया था, और इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि हम जिहाद का नारा इसी युद्ध में दिया था, अपने सेनाओं को मोटिवेट किया था, और मोटिवेट करने के बाद ये खानवा के युद्ध को ये जीत जाते हैं। फिर हमने अभी जस्ट बात की चंदेरी के युद्ध, 1528 में लड़े थे चंदेरी के युद्ध, मेहंदी राय के विरुद्ध ये लड़े थे। तो ये भी आपको याद रखिए। और घाघरा के युद्ध 1529। तो ये चार युद्ध अभियान के बारे में आपको बाबर के जो संदर्भ में याद रखनी है। चलिए आगे की बात करते हैं। अन्य तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाबर के बारे में, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्या क्या चीजें हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, इनकी एक जो है आत्मकथा है। आत्मकथा, आत्मकथा तुजुक ए बाबरी। क्या है भाई साहब? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी आत्मकथा, इसको बाबर नामा भी कहा गया है, ठीक है। बाबर नामा, ये बाबर की आत्मकथा है। मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर, बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा, जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, या इसको बाबर नामा से भी जाना जाता है, ठीक है। जो तुजुक ए बाबरी है, वो याद रखिए, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। क्या भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई क्या है? बाबरनामा है, तुजुक ए बाबरी है, ठीक है। पहली बातें। दूसरी बातें इनके बारे में याद रखेंगे, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के बारे में,
इनका जो वर्णन है, ठीक है, इस जो बाबरनामा में आपको देखने को मिलता है कि कृष्ण देवराय, ठीक है, कृष्ण देवराय के बारे में आप जानते हैं। जो हमने पिछले 2 क्लास 3 क्लास पहले हमने बात की थी, ठीक है। हम जब पढ़ रहे थे क्या, तुलु वंश, ठीक है, कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय, और ये तुलु वंश का शासक था, तुलु वंश, ठीक है। कृष्ण देवराय प्रथम जो तुलु वंश का शासक था, इसी तुलु वंश का वर्णन, ठीक है, तुलु वंश के वर्णन या फिर कृष्ण देव राय का वर्णन इस बाबरनामा में, वर्णन कहाँ पर है, बाबरनामा में मिलता है। और इसमें इस बाबरनामा में, इस तुजु के बाबरी में जो तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा, उसमें कृष्ण देवराय प्रथम को जो तुलु वंश का शासक है उनको क्या माना है भाई, इसमें कहा था, बाबर ने ये लिखा है कि जैसे कि मैंने जब मध्य भारत में मैंने जब आक्रमण किया, ठीक है, जब भारत में मैंने आक्रमण किया तो उस समय जो मुझे सबसे पराक्रमी जो शासक लगे, ठीक है, सबसे जो शक्तिशाली शासक लगे, शक्तिशाली पराक्रमी शासक लगे, वो कौन थे, वो कृष्णदेवराय थे। तो कृष्णदेवराय का उल्लेख आपको कहाँ से मिलता है, वो बाबरनामा में, तुर्की भाषा में जो लिखित बाबरनामा है उसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखें। साथ ही साथ इसमें 5 मुस्लिम जो वंश है उनकी भी कहा जाता है जानकारी मिलती है। जैसे हमने बहमनी राज्य देखे थे, उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्या है, कृष्णदेवराय प्रथम की जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, पहली बातें। दूसरी बातें, इनको इस बाबरनामा को ये तुर्की भाषा में लिखे गए हैं, फारसी में, फारसी में अनुवाद भी किया गया था, ठीक है, फारसी भाषा में इनको अनुवाद किया गया था। और फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले आपको देखने को मिलेगा अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, फारसी भाषा में किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना। कौन है भाई, अब्दुल रहीम खान खाना, इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ इनको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था भाई, मैडम बेब्रिज। क्या है, मैडम बेब्रिज, मैडम बेब्रिज ने इनको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो ये बाबर की आत्मकथा है, इनके बारे में आप याद रखिए, ध्यान रखिए। दूसरी और महत्वपूर्ण ये बातें देखिए, मुबई यान, मुबैयान, मुबैयान क्या है भाई साहब, फारसी भाषा में बाबर द्वारा लिखी गई काव्य ग्रंथ है, ये भी क्या है, काव्य ग्रंथ है। ये फारसी भाषा, ये बाबर द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, बाबर द्वारा। तो बाबर द्वारा लिखी गई फारसी भाषा में एक काव्य ग्रंथ है मुबैयान। नेक्स्ट बात है, एक और शाहरुख, शाहरुख, ठीक है, बाबर की चांदी के सिक्कों को, बाबर के चांदी के सिक्कों को, चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा गया है, शाहरुख कहा गया है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, अन्य बातों में इन्होंने सड़क मापन के लिए जो है गाज, ठीक है, ए बाबरी, गाज ए बाबरी, ये सड़क पैमाने की जो है क्या है देखने को मिलता है,
सड़कों की मापन हेतु, किसके लिए सॉरी सड़कों के मापन हेतु, मापन हेतु क्या किया गया था, एक मापन पद्धति की स्थापना की थी, मापन पद्धति का स्टार्ट किया था जिसको कहा जाता है गाज ए बाबरी। ठीक है, तो गाज ए बाबरी नामक ये जो मापन पद्धति स्टार्ट की थी, जिसको सड़कों के लिए किया गया था, सड़कों के मापन के लिए। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, बहता पानी, बहता पानी फुहारा। ठीक है, बहता पानी फुहारा, बहता पानी फुहारा बाग बगीचों के लिए। ठीक है, बाग बगीचों के लिए, बाग बगीचों के लिए उन्होंने बहता पानी फुहारा का इस्तेमाल किया था। ठीक है, बाग बगीचे को तो सुदृढ़ बनाने के लिए, ठीक है, उपजाऊ बनाने के लिए उनको ये देखने को मिला था। चलिए, अगर इनकी भाई साहब की मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु आप याद रखिए 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और बाबर का जो मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु में इसको शव को कहाँ दफनाया गया था, अगर बात करें तो आगरा की बात करें। ठीक है, आगरा शव को यहीं दफनाया गया था। ठीक है, आगरा के पास एक जो है बाग है जिसको बोलते हैं आराम बाग। ठीक है, क्या बोलते हैं, आराम बाग। इसी आराम बाग में पहले इनको क्या किया गया था, आराम बाग में दफनाया गया था, आराम बाग। और आराम बाग जिसका आराम बाग, ठीक है, और इस जिसका नूर अफगान, इसका आराम बाग को नूर अफगान भी कहा गया है, अफगान। इस नूर अफगान नामक आराम बाग जिसका जो निर्माण है, निर्माण खुद बाबर ने किया था। निर्माण किसने किया था, खुद बाबर ने किया था। तो इनकी मृत्यु के बाद इसी आगरा पर आराम बाग पर क्या किया जाता था, जो है बाबर को दफनाया था, बाबर को क्या किया था, दफनाया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखिए। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि बाबर की ये इच्छा थी कि मुझे जब भी मैं मरूं, ठीक है, जब भी मैं मरूं तो मुझे काबुल लेकर आप दफनाइए, काबुल जो है ले जाइए। तो बाद में इनको क्या किया था, पुनः बाद में, पुनः बाद में काबुल में दफनाया गया था, काबुल में क्या किया, ठीक है, दफनाया। इसका मतलब क्या है, बाबर की बात की जाए तो बाबर का को यहाँ पर जो है दफनाया गया था सबसे सर्वप्रथम, कहाँ पर, आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में। उसके बाद बाबर को उसके शव को फिर से निकाला गया था, शव को निकाल कर उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार बाबा को फिर से काबुल में दफनाया गया था। तो मकबरा कहाँ है भाई साहब, अगर आपसे पूछा जाता है तो मकबरा कहाँ है, मकबरा यही पर स्थित है। ठीक है, मकबरा कहाँ पर है, काबुल में है। तो ये चीजें, इतनी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, किनके बारे में, बाबर की अन्य तथ्य के रिलेटेड। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, मैंने क्या कहा था कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, और अपनी आत्मकथा में उनकी आत्मकथा क्या है, तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबर नामा भी कहा गया है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। इनके बारे में और क्या क्या बातें हैं कि बाबर नामे में कृष्णदेवराय फर्स्ट जो तुलु वंश के शासक थे, ठीक है, तुलु वंश के शासक कृष्णदेवराय फर्स्ट का वर्णन मिलता है, और उनकी जो है उनको एक महान और एक शक्तिशाली योद्धा बताया है, किसने, बाबर ने अपनी बाबर नामा। पहली बात है। दूसरी बात है, आपको याद रखना कि बाबर नामा का सॉरी, हाँ, बाबर नामा या तुझे की बाबरी जो कि तुर्की भाषा है, उसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने किया था, ये याद रखिए, अब्दुल रहीम खान खाना। वहीं पर अंग्रेजी भाषा में जो है मैडम बेवरिज ने इनको अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मुंबई यान,
मोबाइयान ये भी क्या है, ये काव्य ग्रंथ है, फारसी भाषा में लिखी गई क्या है भाई साहब, काव्य ग्रंथ है, ये भी बाबर द्वारा लिखी गई थी। एक और है शाहरुख, जो बाबर की चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा गया है, उनको भी आप याद रखिए। गज ए बाबरी, सड़कों की मापन के लिए एक पद्धति स्टार्ट की गई थी जिसको कहा गया था गज ए बाबरी। ठीक है, जैसे हमने किलोमीटर मीटर में हम नापते हैं, तो वो उस समय में गज ए बाबरी नामक पद्धति पैमाना और क्या किया था, स्टार्ट किया था। बहता पानी फुहारा, जो बाग बगीचों की सिंचाई के लिए, ठीक है, फुहारे लगाए गए थे, उसको क्या कहा, नाम दिया गया था, बहता पानी फुहारा कहा गया था। साथ ही साथ इनकी अगर मृत्यु की हम बात करें तो 1526 में 4 वर्षों के बाद, 1500 क्योंकि 1500 जो है 30 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और 1526 में इन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो 4 वर्ष के अंतराल में आपको देखने को मिलता है इनकी मृत्यु। और मृत्यु जब हुई, तो मृत्यु होने के बाद आगरा में स्थित जो आराम बाग है, जिसको नूर अफगान बाग भी कहा गया है, और इनका जो निर्माण है वो निर्माण बाबर ने ही खुद कराया था। यहीं पर इनकी शव को दफनाया गया था, बाबर को दफनाया गया था। लेकिन बाद में जो है बाबर के मुताबिक, बाबर ने ये कहा था कि मृत्यु होने के बाद, मेरी मृत्यु होने के बाद उनको काबुल लेकर दफनाया जाएगा, इसलिए उनको पुनः बाद में काबुल में दफनाया गया, और यहीं पर उसका मकबरा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बाबर का मकबरा कहाँ है, तो याद रखिए बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में है। ठीक है, और पहले कहाँ दफनाया गया था, आगरा आरामबाग का जो स्थान है वहाँ पर। चलिए, तो ये पूरी हो जाती है आपकी बातें, किसकी, बाबर से रिलेटेड जो भी बातें पिछली क्लास में रह गई थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आगे की हम बात करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे किसके बारे में, बाबर के बाद उसके उनके जो पुत्र आते हैं। ठीक है, बाबर के बाद उनके पुत्र आते हैं, और पुत्र कौन है भाई, पुत्र हुमायूं। हुमायूं की हम चर्चा करेंगे। चलिए, दूसरे नंबर के जो शासक है, हुमायूं। चलिए, हुमायूं बाबर के मृत्यु के उपरांत, ठीक है, बाबर की मृत्यु के उपरांत 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक ही रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम क्या क्या बातें करेंगे वो पहले हम देख लेते हैं। जैसे हमारे हम जिस प्रकार से चर्चा करते हैं, तो क्या क्या बातें रहेंगी। तो पहली बातें इनकी परिचय देख लेते हैं, इनके माता पिता कौन है, इनमें जो है और क्या क्या बातें हैं। ठीक है, इनके भाई कौन, इनके बहन कौन है, वगैरह वगैरह की बातें करेंगे परिचय के बारे में। फिर हम बात करेंगे हुमायूं का अभियान। ठीक है, हुमायूं का अभियान। चलिए, हुमायूं के अभियान के अगर हम बात करें तो फिर आपको देखने को मिलेगा, एक तो कालिंजर अभियान बात करेंगे। ठीक है, क्या है, कालिंजर अभियान की चर्चा करेंगे। ये क्या है, कालिंजर अभियान देखेंगे, जो कि गुजरात में देखने को मिलता है 1531 में, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो दूसरे अभियान में दोहरिया का युद्ध। ठीक है, दोहरिया का युद्ध आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस समय, और ये आपको देखने को मिलेगा 1532 में। वहीं पर चुनारगढ़ की घेरा। ठीक है,
सुनार की घेराबंदी, घेराबंदी क्या भाई साहब, चुनार की घेराबंदी। ठीक है, ये भी इस समय देखने को मिला था 1532 में। ठीक है। चौथी हम बातें करेंगे गुजरात अभियान, गुजरात अभियान की। 1534-35 के आसपास गुजरात अभियान देखने को मिला था। फिर आपको देखने को मिलेगा चौसा का युद्ध। ठीक है, फिर आपको जो है चौसा का युद्ध, चौसे के युद्ध के बाद आपको देखने को मिला बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 39 में, 1539 में। उसके बाद बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम युद्ध। बिलग्राम युद्ध 1540 में हुआ था। ठीक है, और आपको पता जैसे कि मैंने कहा 1530 से लेकर 40 तक इनका जो है शासन व्यवस्था रहता है। लेकिन फिर से, ठीक है, फिर से आप देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में 1540 के बाद, भाई साहब 1540 के बाद जो सूर्यवंश हल्का से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 40 से 55 के बीच यहाँ पर शेर शाह सूरी, इस्माइल सूरी, सिकंदर सूरी आते हैं, उनकी हम बातें करेंगे। तो शेर शाह सूरी जो शेर खां के नाम से पहले प्रसिद्ध था। ठीक है, इसी शेर खां या इसी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच क्या किया गया था, ये लड़े गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसी के अंतर्गत बात करेंगे। ठीक है, शेर शाह सूरी के अंतर्गत। फिर उनके बाद, जो है ये शेर शाह सूरी जब हुमायूं पर आक्रमण कर देते तो हुमायूं भाग के कहाँ चले जाता है, अफगानिस्तान के लिए है, ये हम देखेंगे। हुमायूं अफगानिस्तान के लिए भाग कर चले जाता है। और इसी समय शेर शाह सूरी इस्माइल सूरी, सिकंदर सूरी का आगरा में जो है आगमन हो जाता है। यहीं से सूरी वंश का स्टार्ट हो जाता है। उस समय जब हुमायूं वापस आते हैं तो हुमायूं 55 से 56 एक वर्ष तक रहता है। ठीक है, तो एक वर्ष में उन्होंने जो है दो युद्ध लड़ते हैं, एक जो है मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा सरहिंद का युद्ध। ठीक है, उसकी हम चर्चा एक साथ हम यही करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करें तो इसके आगे हम बात करेंगे निर्वासित जीवन कैसे जीते हैं। ठीक है, निर्वासित जीवन की हम चर्चा करेंगे। फिर भारत पर पुनः आक्रमण। ठीक है, भारत पर पुनः अभियान, और इस अभियान के अंतर्गत उन्होंने, मैंने कहा भारत पर पुनः अभियान करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, उस समय तरकते हैं। मच्छीवाड़ा के युद्ध इनके द्वारा किया जाता है। क्या है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, और मच्छीवाड़ा के युद्ध 1555 में ही लड़े जाते हैं, उनकी पूरा चर्चा करेंगे। फिर उनके बाद सरहिंद का युद्ध, इस समय सरहिंद का युद्ध, और सरहिंद का युद्ध इसी समय आपको देखने को मिलता है 1555 के आसपास, और 56 तक की रहते इनकी मृत्यु हो जाती है बाद में। ठीक है, चलिए अपने ही बनाए गए पुस्तकालय में लड़का कि भाई सब ये जाते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हुमायूं में ये चीजें जो है जितने भी आप देख रहे हैं वो पूरा लिस्ट हम देखेंगे तो ये दो क्लास का प्रॉपरली एक क्लास और हुमायूं का ही चलेगा। इतनी बड़ी जो है अभियान है, इतना बड़ा जो है काल है, फिर से पुनः आते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे एक साथ। ठीक है, ये एक साथ हम चर्चा कर लेंगे, हुमायूं की पूरी बात कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सूर्यवंश करेंगे, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब होगा फ्लो में। हम अगर हुमायूं चल रहे हैं बीच में फिर से सूर्यवंश आएगा तो ठीक है, इसके पहले हुमायूं को पहले हम निपटा लेंगे, हुमायूं की पहले बातें कर ले, उसके बाद बीच में जो सूर्यवंश को पूरी तरह से हम देखेंगे। ठीक है, चलिए
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं इनकी परिचय। जो है हुमायूं की परिचय की हम बातें करेंगे। ठीक है, हुमायूं का परिचय, ये भाई साहब का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बातें पहली बातें इनकी जन्म को लेकर अगर बात करें तो जन्म भाई साहब का हुआ था 6 मार्च 1508 में इनका जन्म हुआ था काबुल में। ठीक है, जहां इनके पिताश्री को दफनाया गया। ठीक है, पिता श्री कौन है भाई? बाबर है। ठीक है, पिताश्री कौन है? बाबर है। माता महाग बेगम, महाग बेगम क्या है भाई साहब? माता है। तीसरी बातें हो चुकी। चलिए, हुमायूं का, देखिए हुमायूं का अर्थ निकालने से अगर मिलता है तो ये फारसी भाषा में इसको जो है भाग्यवादी बोलते हैं, भाग्यवान अगर बोल सकते हैं। ठीक है, भाग्यवान या भाग्यवादी, भाग्यवादी। ठीक है, जो लकी मैन होता है। फारसी फारसी भाषा फारसी भाषा में इसको क्या किया गया? हुमायूं का मतलब है जो लकी मैन बोल सकते हैं, भाग्यवादी या भाग्यवान बोल सकते हैं। ठीक है, इनका अर्थ होता है। चलिए, देखिए हुमायूं की अगर बात करें, अगर मैं बाबर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बाबर की बात करूं तो बाबर के क्या थे? 4 पुत्र थे। ठीक है, समझिएगा, बाबर के कितने थे? 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में हुमायूं सबसे बड़ा था। ठीक है, एक है खुद हुमायूं जिसकी हम बातें कर रहे हैं। दूसरी बातें अगर बात करें तो एक है कामरान, कामरान इनके पुत्र। तीसरी बातें करें अस्करी, और चौथा ये है हिंदाल। क्या है? हिंदाल। एक और नया नाम आता है। ठीक है, एक और नाम आता है सुलेमान मिर्जा। ठीक है, सुलेमान मिर्जा। सुलेमान मिर्जा जो इन भाइयों का, इनका क्या था? चचेरा भाई था। चचेरा भाई था, इसका मतलब क्या है कि ये बाबर की जो है भाई का पुत्र था। ठीक है, तो हुमायूं कमरान अस्करी हिंदाल का चचेरा भाई कौन था? सुलेमान मिर्जा। तो ये बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, और एक, हाँ, एक पुत्र थे एवं एक पुत्री की अगर हम चर्चा करें, मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसको अभी यहाँ पर। एक पुत्र एक पुत्र एवं 4 पुत्र एवं एक पुत्री थी। ठीक है, और उस पुत्री का एक पुत्री जिसका नाम था गुल बदन बेगम। ठीक है, क्या है? गुल बदन बेगम। गुल बदन बेगम जो है इनकी क्या है? पुत्री है। इसका मतलब ये हुमायूं कामरान अस्करी हिंदाल की बहन है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं।
चलिए भाई साहब की जो राज्यभिषेक की हम बातें करें, हुमायूं का जो है राज्यभिषेक, क्या है भाई साहब? राज्यभिषेक। ठीक है, राज्यभिषेक राज्यभिषेक जो हुआ था वो 30 दिसंबर 1530 को देखने को मिला था। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1530 को राज्यभिषेक हुआ था। किसका? हुमायूं का राज्यभिषेक हुआ था। देखिए, एक व्यक्ति जिसका नाम है मेहंदी राय ख्वाजा, ठीक है, मेहंदी राय ख्वाजा, मेहंदी राय ख्वाजा जो गुलबदन बेगम की, गुलबदन बेगम बेगम की पति है। ठीक है, मेहंदी राय ख्वाजा कौन है भाई? गुलबदन बेगम की क्या है? पति है। कहा जाता है कि मेहंदी राय ख्वाजा का षड्यंत्र देखने को मिला था। क्या कहा जाता है? मेहंदी राय ख्वाजा का षड्यंत्र देखने को मिला था, और षड्यंत्र के अंतर्गत मेहंदी राय ख्वाजा ये चाहते थे कि गद्दी प्राप्त करने का षड्यंत्र। षड्यंत्र कैसा था? मैंने क्या कहा? गद्दी प्राप्त करने हेतु षड्यंत्र रचे थे, षड्यंत्र रचा था। ठीक है, कि भाई साहब ये जो हुमायूं है वो गद्दी प्राप्त न करे, मैं गद्दी प्राप्त करूं, तो इसी कारण इन्होंने षड्यंत्र रचे थे। ठीक है, तो मेहंदी राय षड्यंत्र का जो पर्दाफाश किया जाता है, ठीक है, गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम द्वारा षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था। षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था। ठीक है, और इसी षड्यंत्र के पर्दाफाश के अंतर्गत देखने को मिलता है कि गद्दी प्राप्त जो है किसको? हुमायूं को मिल जाती है। हालांकि पहले से ही डिसाइड हो चुका था, ठीक है, कि उनके पिताश्री बाबर ने हुमायूं को तो अधिकार दे दिए गए थे, क्योंकि वो बड़ा पुत्र था हुमायूं। तो हुमायूं को यह अधिकार था कि वो राज्य वही चलाएंगे, और साथ ही साथ हुमायूं को ये भी बोला था कि वो अपनी जो जितने भी क्षेत्र हैं उनके अपने भाइयों में डिवाइड कर देंगे। इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, इसी गुलबदन बेगम की अगर हम चर्चा करेंगे, इसी गुलबदन बेगम की अगर बातें करें, तो गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? एक जो है जीवनी लिखी थी, हुमायूं नामा। क्या? हुमायूं नामा। ये नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाबर नामा बाबर ने लिखा था, याद रखें। और अगर हुमायूं नामा का नाम आता है तो याद ये रखें कि ये गुलबदन बेगम ने लिखा था, हुमायूं ने नहीं लिखा था। ठीक है, और ये हुमायूं नामा जो हुमायूं की जीवनी है, हुमायूं की सॉरी, हुमायूं नामा क्या है भाई साहब? ये हुमायूं की जीवनी है, हुमायूं की जीवनी है, और जो किसने लिखा था? गुलबदन बेगा द्वारा लिखी गई थी। इस हुमायूं नामा में जो गुलबदन बेगम लिखी थी वो फारसी भाषा में था। ये भी किस भाषा में सर में? फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, इनकी हुमायूं की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि, हुमायूं की इसमें हुमायूं की पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालती है, एवं राजनीतिक जीवन पर क्या है? प्रकाश डालती है। ठीक है, ये कौन है भाई? कौन? ये जो हुमायूं नामा लिखी गई थी, इसके द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा। और वो गुलबदन बेगम जो फारसी भाषा में जो हुमायूं नामा लिखी गई गुलबदन बेगम द्वारा, वो जो है उसमें हुमायूं की पृष्ठभूमि, कैसे वो गद्दी पर बैठते हैं, कैसे राज्याभिषेक उन्होंने किया, ठीक है, किस प्रकार से, किस स्थान पर क्या क्या किया, ये सारी बातें हैं। फिर पूरे राजनीतिक जीवन पर प्रकाश हुमायूं नामा डालती है। ठीक है, चलिए, ये आप बातें याद रखिए। नेक्स्ट बातें हम करेंगे, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, हुमायूं की बात करें, हुमायूं
ठीक है। तो मैंने कहा था कि हुमायूं इनके जो है बाबर का बड़ा पुत्र है। ठीक है, तो ये बाबर का बड़ा पुत्र है, तो ये शासक बनेगा, शासक दिल्ली का शासक बनेगा। ठीक है, हुमायूं क्या है, दिल्ली का शासक। दिल्ली का शासक, और अपने पिता के कहे मुताबिक, अपने पिता के कहे मुताबिक इनके पिता ने क्या कहा था कि बेटा जब जब भी समय आ गया अपने भाइयों को कुछ स्थानों को दे दीजिए। ठीक है, तो हुमायूं जब शासन पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तो वो अपने भाइयों को, ठीक है, इनके जो भाई थे उनको क्या देते हैं, क्षेत्र डिवाइड कर देते हैं, दे देते हैं। अगर हम बात करें कामरान, कामरान, ठीक है, कामरान को काबुल और गंधार का जो है क्या मिलता है, क्षेत्र मिलता है। काबुल एवं कांधार का क्षेत्र ये प्राप्त हो जाते हैं। वहीं पर दूसरी बातें हम करें, अस्करी, अस्करी, अस्करी को भी प्राप्त हुआ था संभग का क्षेत्र। ठीक है, संभल का क्षेत्र, जहाँ मुल्तान और सिंध के आसपास क्षेत्र, सिंध और मुल्तान का क्षेत्र, संबंध में सिंध और मुल्तान के जो क्षेत्र हैं वहां प्राप्त हुआ था। अस्करी के बाद अगर हिंदाल की बात करें, हिंदाल का जो क्षेत्र है मेवात का क्षेत्र, मेवात या जिसको अलवार कहते हैं, अलवार का क्षेत्र, ये मेवात या अलवार का क्षेत्र इनको प्राप्त था, किनको, हिंदाल का। वहीं पर एक मैंने क्या कहा, चचेरा भाई है। ठीक है, चचेरा भाई, और चचेरा भाई जिसका नाम था सुलेमान मिर्जा। ठीक है, सुलेमान मिर्जा। ठीक है, और सुलेमान मिर्जा, उनको मिला था बगदखा की जागीर। ये आपको याद रखना है। तो नोट मैंने क्या कहा था, पिता बाबर के मुताबिक हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच क्षेत्र का बंटवारा कर दिया था, क्षेत्र का बंटवारा किया, बंटवारा किया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, हुमायूं खुद दिल्ली दिल्ली आगरा पर बैठे थे, और हुमायूं ने अपने जो भाई कमरान है उनका जो है काबुल दे दिया था। कमरान को क्या दिया जाता है, काबुल दिया था। अस्करी को संभल का क्षेत्र दिया था, इंदाल को मेवात का क्षेत्र, और चचेरा भाई एक था सुलेमान मिर्जा। ठीक है, चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा को बख्तका का क्षेत्र दे दिया था। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये हो गई बातें, किसकी बातें भाई, हुमायूं की कुछ जो परिचय की बातें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करेंगे, नेक्स्ट हम बातें करेंगे हुमायूं से जुड़े कुछ अभियानों की चर्चा करेंगे। तो अभियान के अंतर्गत सबसे फर्स्ट हम बात करें तो कालिंजर अभियान। क्या है भाई साहब, कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान
1531 में देखने को मिला था कालिंजर अभियान, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें कुछ खास देखने को नहीं है। शासक कौन है? शासक की बात करें तो कालिंजर शासक जो है रुद्र प्रताप कालसी। रुद्र प्रताप कालसी के खिलाफ इन्होंने क्या, कालपी सॉरी, रुद्र प्रताप कालपी के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। इस युद्ध में इस युद्ध में कालपी को जीतकर उनके किले पर क्या कर लेता है भाई? कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ये चीजें आपको याद रखिए। और ये हुमायूं ने हुमायूं ने अपने राज्याभिषेक के हुमायूं ने अपने राज्याभिषेक के 6 माह बाद ये युद्ध किए थे। ये अभियान किया था। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, और दूसरी हम चर्चा करेंगे, दूसरी बातें दौरिया का युद्ध। ठीक है, क्या पर? दौरिया का युद्ध। दौरिया का युद्ध 1532 में आपको देखने को मिलता है। चलिए देखिए, अगर इसकी हम बातें करें, कालिंजर अभियान, कालिंजर कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ठीक है, कालिंजर अभियान कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात। तो थोड़ा हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगर देखने को मिलता है, देखिए ये जो स्थान है ये आपका गुजरात के एरिया है। ठीक है, इसी गुजरात के एरिया में हुआ था कालिंजर युद्ध। गुजरात में लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है? गुजरात। गुजरात में ले रहे थे कालिंजर अभियान। ठीक है, कालिंजर अभियान समझिएगा। वहीं पर हम बात करें जो है यहाँ पर दिल्ली पर बैठा हुआ था कौन? दिल्ली आगरा पर कौन है भाई साहब? जिस समय हुमायूं की बात करें, दिल्ली पर, दिल्ली या आगरा की हम बात करें, वो कौन है? हुमायूं। ठीक है, ये जो पूरा आप स्थान देख रहे हैं,
ये छोटा मोटा निशान भी है, तो दिल्ली और जो यूपी आगरा के जो पूरा स्थान है, यहाँ पर क्या था, जो हुमायूं का स्थान है। वहीं पर दूसरी बात करें तो बिहार के आसपास के जो क्षेत्र है, ठीक है, बिहार बिहार में जो है इसी दौरिया का दौरिया का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। दौरिया युद्ध इसी समय 1500 जो है 32 में लड़े गए थे, और ये हुआ था 1531 में। चलिए, इस दौरिया के जो है युद्ध में यहाँ के जो शासक की बात करें तो शासक अफगान शासक है, अफगान शासक थे, और अफगान शासक का नाम है महमूद लोदी। महमूद लोदी, इस महमूद लोदी खिलाफ आपने देखने को मिला था, ठीक है। देखिए, आपको पता है, हम बात करते हैं जब घाघरा का युद्ध आपको याद होगा, ठीक है। हमने जस्ट अभी बात की, देखिए हमने यही बात की, घाघरा के युद्ध हमने बात की थी भाई साहब। घाघरा के युद्ध में बंगाल बिहार का जो क्षेत्र है, ठीक है, बंगाल बिहार के जो क्षेत्र है, उस बंगाल बिहार के क्षेत्र के पास घाघरा का युद्ध हुआ था। महमूद लोदी को यहाँ पर परास्त किया गया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। तो बाबर ने महमूद लोदी को परास्त किया, तो महमूद लोदी जो है अपनी सेना लेकर इनका बदला लेने के लिए, किनका, इस हार का बदला किससे लेने चाहते थे? अब इनके पुत्र से। पुत्र कौन है? हुमायूं। तो बाबर का पुत्र हुमायूं से अपने हार का बदला, जो घाघरा के युद्ध में पराजित हुए थे, ठीक है, अफगान शासक महमूद लोदी, इनका बदला लेना चाहते थे। और इन्हीं इन्हीं बदला के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था? जब कहा जाता है जब कहा जाता है कि गुजरात अभियान के बाद जब ये लौटते हुए क्या हुआ था, ये जा रहे थे गुजरात अभियान के द्वारा, लौटते ये वापस जा रहे थे। तो वापस जा रहे थे तो बीच में इन्होंने जो युद्ध के लिए ललकारा था, किसने? महमूद लोधी ने, ठीक है, युद्ध के लिए ललकारा था, युद्ध के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है। और युद्ध के लिए आमंत्रित किया था क्योंकि इनके पिताश्री ने इनको पराजित किया था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, पहले तो ये अभियान विजयी हुए, ये आप जानते हैं अभियान क्या हुआ, विजित हुए। और इनके खिलाफ भी दौरिया के युद्ध में या अफगान शासक महमूद लोदी के खिलाफ भी इन्होंने क्या किया, ठीक है, मोहम्मद लोदी के खिलाफ क्या किया, इन्होंने अभियान किया, ठीक है, दोनों के बीच युद्ध लड़े। लेकिन महमूद लोदी यहाँ पर जो है पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, घबरा जाते हैं, भाई साहब को क्या करना है क्या नहीं करना समझ में नहीं आता। ये भाई साहब भाग कर कहाँ चले जाते हैं? बिहार में ही एक स्थान है, ठीक है, बिहार पर ही जो है, ये बिहार में ही एक स्थान है, और वो स्थान है चुनार, ठीक है, चुनार। इसी चुनार की जो किला है, चुनार का जो बहुत बड़ा किला है, चुनार का किला, इसी चुनार के किले पर ये जो भक्त महमूद महमूद लोदी भग कर छिप जाते हैं। भाई साहब समझिए बातों को, महमूद लोदी क्या किया, भग कर भग कर छिप जाते हैं, छिप जाते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है यहाँ पर शेर खां नाम, ये चुनार के किले में जो शेर खां नामक एक व्यक्ति रहता है, शेर खां नामक व्यक्ति रहता है। इसी शेर खां नामक व्यक्ति के यहाँ ये छुपे रहते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हमने बात किए थे, हम पढ़ेंगे इनके बाद जो है चुनार की घेराबंदी होता है, ठीक है, क्या होता है भाई साहब? चुनार की घेराबंदी होता है। इसी कारण से इसी समय क्या होता है, चुनार की घेराबंदी इसी के लिए देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए,
ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखें, दोनों पराजित होते हैं। जो है दौरिया के युद्ध में भी इनको पराजित मिले, लेकिन चुनाव की घेराबंदी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, एक्चुअली मुझे काम है, आज जल्दी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। आगे की बातें, आगे की प्रोसेस हम बाद में देखेंगे, आगे की कहानी। एक्चुअली मुझे काम है तो थोड़ा जाना पड़ेगा जल्दी, ठीक है। तो चलिए फिर बात, आगे की बात हम कल करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। और इसमें आप पढ़ के आइएगा, पढ़ लीजिएगा बाकी सारी चीजें। अभी एक बार जो है कांजर युद्ध हुआ था, इसके बारे में दोहरे युद्ध हमने देखे हैं। दोहरे युद्ध के बाद चुनाव की भी, हाँ कुछ समय तक, हाँ ये भी याद रखिए 4 महीने तक, ठीक है। इसी चुनार जो किला में छुप गए थे, इसी चुनार या इसी किला में छुप गए थे, तो 4 माह तक जो है सेनापति से, अपने सेनापति से घेरा बंद करा था। लेकिन बहुत बड़ा किला था, पता नहीं करके बाद में जब चुनार की घेराबंदी करते हैं तब ये पता होता है, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम आगे की, हम कहानी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा काम निपटाना पड़ेगा, ऑफिस वगैरह का थोड़ा जल्दी है। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम हम आगे की बातें करेंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। चलिए, चलिए ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आप चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास।